सो वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज हम रीजनिंग का लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे कितनी टाइप्स एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार जाके उनको देख लो। पिछले 6 चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं रीजनिंग में। तो अब इसमें देखो, अगर मैं आप देखेंगे ना तो मेरी वीडियोस जनरली 30 से 40 मिनट के बीच में ही होंगी और एक आध बीच में 1 आवर की भी होगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँगा एक एक टॉपिक में, अब आराम से मानो कि 3 घंटे नॉर्मली टाइम देना चाहिए, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने में। लेकिन मुझे पता है ना आपके पास इतना टाइम है और ना ही मेरे पास भी इतना टाइम है कि मैं इतने क्वेश्चंस फ्रेम करके आपको सारा पढ़ाऊँ। बेस्ट ये रहेगा कि आप, क्योंकि देखो लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस पे काम करता है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल जोन बढ़ता जाएगा। अब आपको करना क्या है कि मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारे, अगर आपको नहीं मिल रहे कहीं से, आप मुझे बताना, मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स दे दूँगा। आपको वो जितना टाइम आप वीडियो देखने में लगाओगे उतना बेटर है कि आप वो खुद उसको प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें देखें जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो लीनियर अरेंजमेंट पे बनता है या सर्कुलर अरेंजमेंट पे। मतलब जैसे मान लो वो ये बोलेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट्स को या फिर मतलब पीपल को आपको क्या करना है इस अरेंजमेंट में, या तो वो आपको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में सेट करना है या फिर वर्टिकल में। मतलब इस तरीके से अलाइन करना है ताकि आपकी लॉजिकल रीजनिंग उसमें यूज़ हो। ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन दे सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी दे सकता है, वर्टिकल भी दे सकता है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है कि आपको ये फिगर आउट करना होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट या पर्सन आप देख रहे हो वो लाइन में उस बेसिस पे मैं ड्रा कर रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे कंडीशन दी है कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको 1-2 चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहले मान लो अगर हॉरिजॉन्टल पे वो दे रहा है ना, तो वो आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कौन सी साइड है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मतलब इस साइड पे फेस है। तो आप जितनी भी चीज़ें वहाँ पे अलाइन करेंगे उनका फेस आपको नॉर्थ की तरफ रखना है। अब मैंने कल भी आपको समझाया था डायरेक्शन के क्वेश्चन में कि जब भी आप इस साइड पे फेस करके बैठे हैं, मतलब इस साइड पे आपका फेस है, तो ये बताओ आपका राइट कहाँ पे होगा। राइट यहाँ पे होगा और लेफ़्ट यहाँ पे होगा। ये चीज़ें माइंड करनी है कि आपका लेफ़्ट कहाँ पे, आपका राइट कहाँ पे। क्योंकि वो बोलेगा मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, तो बी पर्सन ए के लेफ़्ट में बैठा है, तो अगर वो नॉर्थ को फेस कर रहा है तो पता होना चाहिए लेफ़्ट कौन सा होगा। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर वो साउथ को बता रहा है कि उसने साउथ को फेस कर रहे हैं सारे, या कुछ पजल के लिए वो बोल सकता है कुछ नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ को फेस कर रहे हैं, और फिर कंडीशंस दे के रखी हैं क्वेश्चन में। तो आपको ये याद रखना है, इसमें मेन एक ही चीज़ आती है कि जब भी आप नॉर्थ को फेस करोगे तो आपका राइट हैंड साइड पे ही होगा, लेकिन जब आप साउथ की तरफ फेस करोगे तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है, क्योंकि आप फेस इधर कर रहे हो। तो यहाँ पे बैठ जाओ इधर फेस करके, आपका राइट तो ये हो जाएगा, लेफ्ट ये होगा, तो वो उल्टा हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जैसे मान लो उसने बोला कि मतलब यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ए और बी यहाँ पे बैठे हैं इस लाइन पे। ठीक है। और सी और डी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो याद रखना, अगर वो ये पूछे ना कि ए के अपोजिट में कौन है, तो ए के अपोजिट में सी नहीं है, ए के अपोजिट में कौन होगा, डी, और बी के अपोजिट में कौन होगा, सी। ये याद रखना, रीजनिंग में यहीं पे मार खाते हैं हम सारे ही। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर में जनरली या तो हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल अरेंजमेंट होगा, तो हम उस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि देखो क्वेश्चन क्या देके रखा है, 6 फ्रेंड्स ABCDEF आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ। अब देखो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी दिख सकती है आपको, जितनी भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो उस चक्कर में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको सिंपल ये देखना है कि क्या आप उसको अप्रोच कर पाते हो क्यों नहीं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट्स उठानी है क्वेश्चंस में से। जैसे मान लो सबसे पहले उसने ये दिया है, तो आप ऐसा ना करो कि सीधा ABCDEF सारा लिख दिया। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो पूरा, बोल क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें वहीं से समझ आ जाएंगी। पहली चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है, उसने बोला टुवर्ड नॉर्थ, तो मतलब सारा का सबका फेस कौन सी साइड पे है, नॉर्थ की तरफ। अब स्टेटमेंट देखो, सी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई, तो ये बोल रहा है कि सी बैठा हुआ है ए एंड ई के बीच में। अब देखो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, सी बीच में है, ई यहाँ पे, ए यहाँ पे है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको दोनों कंडीशंस बना के रख लेनी है, पहली स्टेटमेंट के हिसाब से हमने लिख लिया। फिर उसने बोला ई इज़ नॉट एट द एंड। अब ये भी बात बोल रहा है कि ये वाला केस हो ही नहीं सकता कि ई एंड पे हो, मतलब ये केस हो सकता है लेकिन इसके बाद कोई ना कोई होगा बैठा हुआ, तो मतलब ई जो है वो एंड पे नहीं है, ई एंड पे नहीं है। ये चीज़ याद रखनी, इसकी अभी हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है पहले एक बार क्वेश्चन को। ई इज़ नॉट एंड दैट, बी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई,
ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बी इज सीटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के राइट में बैठा है। अब देखो ये सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे बैठे हुए ऐसे ही, मतलब आपका राइट उसका भी राइट ही है। तो अब यहाँ पे इसने क्या बोला था, बी इज सीटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई, तो मतलब बी, ये वाला कंडीशन तो हमारी फॉलो करेगी, ई के बाद बी आएगा इस साइड पे। ठीक है, आप देखते हैं इन दोनों में से कौन सी होगी। तो हमारे पास फिलहाल 3 कंडीशन हैं, 1, 2 और थर्ड वाली ये वाली। ठीक है, ये वाली हमने अभी होल्ड पे रखी है, क्योंकि हमें सामने नहीं नज़र आ रहा कि ई कौन सा एंड है, ये वाला एंड है कि ये वाला एंड है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या बोला इसने, एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है, जैसे हमने बोला था ई एंड पे नहीं है, तो ये बोल रहा है कि राइट एंड पे तो एफ नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप बना दो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड। अब राइट एंड कौन सा है, ये वाला राइट है आपका, क्योंकि सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये वाला राइट एंड है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं हो सकता, कौन, एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट हैंड। अब इसने क्या बोला, डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड कौन सा आपका, ये वाला, तो सेकंड, मतलब ये लेफ्ट हैंड है, इसका सेकंड, सेकंड कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड। समझ रहे मेरी बात, मतलब ये कि डी आपका यहाँ पे सेकंड हैंड, यही हुआ ना, फर्स्ट और सेकंड हैंड। ठीक है, डी हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इसने यहाँ पे बोला था कि ई के राइट में, यहाँ पे ई के राइट में बी बैठा हुआ है, यही बोला था ना, बी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई। तो ई के राइट में बी है, ई के राइट में बी, मतलब ये वाली कंडीशन ही हो सकती है फॉलो, ये वाली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ई के राइट में कौन बैठा है, सी, तो ये तो हमारी होगी बाहर। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही है, ए सी ई। अब देखना है हमें, ए सी ई तो ठीक है, बन गया मेरा। उसके बाद देखो ई बी है, ई के बाद बी बी है, तो मतलब ए सी ई बी, ये तो बिल्कुल सही है हमारी कंडीशन, ए सी ई बी। अब देखो ये ए सी ई बी यहीं पे आ सकता है, और कहीं पे तो आएगा नहीं। ठीक है, और हमारे पास जगह ही नहीं है ना, क्योंकि डी ने तो अपनी पोजीशन मार्क कर ली ना पूरी की पूरी। अब बचा कौन, ए सी ई बी। और अब देखो ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मतलब एफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये हमारी आ गई, मतलब इसमें मैंने समझाने में टाइम लगाया है, ऐसे टाइम लगेगा नहीं इसमें। तो इसमें पूछा गया था डी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट हैंड, हु इज एट द राइट हैंड। अब ये वाली कंडीशन जो थी ना कि ई एंड पे नहीं होना चाहिए, वो देख लो ई एंड पे नहीं है ही नहीं है। हु इज़ द राइट, हु इज़ एट द राइट हैंड, तो ये पूछा राइट हैंड पे कौन है, तो राइट हैंड पे कौन है हमारा, बी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन ज़रा ट्राई करें। इन ए शॉप द आइटम्स आर अरेंज इन ए रैक कंसिस्टिंग ऑफ 6 रोज। तो रोज़ क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी रोज़ 1 2 3 4 5 6, तो 6 रोज़ बताइए। बिस्कुट्स आर केप्ट अबव द टिन ऑफ चॉकलेट, मतलब चॉकलेट से अबव इसने क्या रखी है, बिस्कुट्स। तो बिस्कुट से, एक मिनट, बिस्कुट्स आर केप्ट अबव द टिन ऑफ चॉकलेट, तो ये चॉकलेट आ गई, ये आ गई बिस्कुट, ये तो आपके यहाँ से स्टेटमेंट से ये कंफर्म हो गया। बट बिलो द रो ऑफ पैकेट ऑफ चिप्स। अब देखो ये बिस्कुट्स की बात कर रहा है, बिस्कुट्स का बोल रहा है कि बिस्कुट्स जो हैं वो चॉकलेट्स के ऊपर हैं, लेकिन बिलो द पैकेट्स ऑफ चिप्स, तो लेकिन चिप्स के नीचे हैं। तो मतलब चिप्स, ये आ गया हमारा चिप्स, ये आ गया बिस्कुट, ये आ गई हमारी चॉकलेट्स। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ तक। फिर बोल रहा है केक्स आर एट द बॉटम। अब ये भी बता दिया कि नीचे आ गया केक्स हैं, तो यहाँ पे अब ये तो कंफर्म हो गया ना नीचे वाली, तो ये आ गई आपकी केक्स। ठीक है, ये आ गई केक्स। उसके बाद क्या बोला इसने, केक्स आर एट द बॉटम एंड द बॉटल्स ऑफ पेपरमिंट्स आर बिलो द चॉकलेट्स। अब ये बोल रहा है चॉकलेट कहाँ पे थी, ये तो चॉकलेट के नीचे भी उसने दे दिया क्या है, केक्स आर एट द बॉटम ऑफ, सॉरी एक मिनट, ये कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, तो ये इसने क्या बोला था यहाँ पे, पेपरमिंट्स आर बिलो द चॉकलेट, तो चॉकलेट के नीचे इसने दे के रखे हैं पेपरमिंट्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बोला द टॉप मोस्ट रो हैड द डिस्प्ले ऑफ जैम बॉटल, तो मतलब लास्ट वाले में तो जैम की बॉटल है। ठीक है, ये केक्स हैं, ये जैम की बॉटल है। उसके बाद देखो उसके बीच में ये क्या क्या दे रहा है हमें, केक्स के ऊपर इसने दिया है हमें पेपरमिंट्स, ये आ गई हमारी चॉकलेट, ये आ गई हमारी बिस्कुट्स, ये आ गए हमारे चिप्स। तो हो गया ना कंफर्म। अब जो मर्ज़ी पूछा हो उसने, व्हाट इज़ द बॉटल ऑफ द पेपरमेंट फ्रॉम द टॉप, तो बोल रहा है टॉप से ये देखो पेपरमेंट कितने नंबर पे है, तो ये 5th नंबर पे है। तो ये देख के पता चल जाता है, ये तो ईजी क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने था यूपीएससी में पूछा था सी सेट में। ठीक है, मैं आपको आसान से आसान भी दिखा रहा हूँ और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो। ठीक है, तो 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे
रो में बिठा सकते हो ABCD, ठीक है। अब हमें पता नहीं है इसका, ये हमने मान लिया अपने से, ठीक है, ये हमने अज्यूम वाला है तो हमने लेट कर लिया ये ऐसे बैठे हैं ABCD। A इज़ ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू B, A इज़ ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू B, सही है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि B यहाँ पे आ जाए, A यहाँ पे आ जाए, CD यहीं पे रहे, तब भी सेम यही कंडीशन है जो इसने बोल के रखी है। या फिर इसको ऐसे करने के बजाय ना, वैसे जैसे मैंने बताया था ना, वैसे शुरू में वैसे ही करते हैं हम, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, इसने बोला कि देखो आपके पास कंडीशन क्या क्या बन सकती है। इसने बोला A इज़ ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू B, तो मतलब या तो A B के साथ बैठा है या B A के साथ बैठा है, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। बट नॉट नेक्स्ट टू द C, इसका मतलब A जो है ना, A इज़ ऑक्युपाइंग द सीट, हाँ A C के साथ नहीं है, तो मतलब C यहाँ तो यहाँ पे आएगा ताकि A के साथ ना आए, या C यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो या तो ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशंस बनेगी, ये तो हमें यहाँ से समझ आ गया, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ बनेगा। अब उसने बोला इफ़ C इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D, अब ये बोल रहा है कि C जो है D के साथ अगर नहीं बैठा है, तो C अगर D, अच्छा हाँ, इफ़ C इज़ नॉट सिटिंग, तो मतलब C D के साथ बैठ ही नहीं सकता है, तो मतलब D यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब D, अच्छा C D के साथ नहीं बैठ सकता, इसने क्या बोला है, तो मतलब हम यहाँ D लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो D। एक मिनट, हाँ यहाँ तक पहुँच गए थे हम, यहाँ तक समझ आ गया था। ABC मतलब C B के साथ हो सकता है लेकिन A के साथ बैठा नहीं होगा C, ये दोनों दूर दूर बैठे हैं। अब लास्ट कंडीशन देखो इसने क्या बोला है, C इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D, मतलब C और D कभी भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, C और D कभी भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो अब देखो C और D अगर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, या तो D यहाँ पे होगा और या D यहाँ पे होगा, ये दो कंडीशन हैं, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब देखते हैं इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज़ ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू D, तो पूछ रहा है D के साथ कौन बैठा है, तो देखो D के साथ यहाँ पे भी A बैठा है, यहाँ पे भी A बैठा है। अगर यहाँ पे A की जगह कोई और बैठा होता तो हम देखते कि नेक्स्ट स्टेप और कोई क्वेश्चन में से निकालते कि हाँ कोई और कंडीशन भी दे के रखी है, ये तो सिंपल था। तो दोनों जगह पे D के साथ कौन बैठा है, A ही बैठा है, तो ये A आंसर आ गया इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर बेसिस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन देखें 7% PQRSTU। अब इसमें देखो सर्कुलर में आपको समझना क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट में देखो सर्कल में ऐसे बैठे होंगे, मतलब ये टेबल मान लो, इसका सेंटर ये होगा, या तो उनकी सीट्स ऐसे लगी हुई होंगी, मतलब दे आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, तो या तो वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो चेयर्स अपनी रोटेट करके बैठे टेबल के ऊपर ही हैं लेकिन उनकी चेयर्स की डायरेक्शन उस साइड पे है, मतलब दे आर अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है, मतलब वो सेंटर की तरफ नहीं है, वो सेंटर से अवे देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ, मतलब या तो वो फेसिंग टूवर्ड द सेंटर आएगा या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा। तो ये आ गया हमारा फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, ये आ गया हमारा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हमारा सेंटर है, तो ये इधर फेस कर रहे हैं सारे के सारे। अब देखो अगर फेस इस साइड पे है सबका सेंटर की तरफ, तो चीज़ आपको क्या याद रखनी है, खुद यहाँ पे बैठ के देख लो, मतलब इस साइड पे आपका फेस है, अगर फेस इस साइड पे तो आपका राइट राइट ही होगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट ही होगा, तो मतलब आपको खुद को ही वहीं पे बिठा देना है, आपका राइट उसका लेफ्ट, मतलब हर बंदे जो भी इधर बैठा हुआ है तो इसका राइट कौन सा होगा, जो इधर मुड़ के बैठा है, इसका राइट यहाँ पे होगा, इसका लेफ्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि इधर मुड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, ये इधर मुड़ के बैठा हुआ है तो इसका राइट कहाँ पे होगा, ये इसका लेफ्ट ये है। लेकिन यहाँ पे जब इस साइड की बात करेंगे ना, जब ये इधर फेस करके बैठे हुए हैं तो आपको इधर ही बैठना है, मतलब ऐसा मान लो कि कोई चीज़ इधर फेस करके बैठी है, जब वो इधर फेस करके बैठी होगी, आप खुद बैठो ना यहाँ पे इधर फेस करके, तो आपका राइट ही हो जाएगा, आपका लेफ्ट ही हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल याद ये रखना है कि जब भी आप ऐसे बैठोगे ना तो खुद को वहाँ पे बिठा लो टेबल पे, ठीक है। तो आप सेंटर की तरफ फेस कर रहे हो तो आपका राइट ही है, आपका लेफ्ट ही है, ठीक है, आपका राइट ही है, आपका लेफ्ट ही है। समझ गए मेरी बात, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होता है सर्कुलर टेबल में, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो इस क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, 7 पर्सन्स PQRSTUV आर सीटिंग इन ए सर्कल। अब देखो सर्कल में बैठ के सारे के सारे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में दे के नहीं रखा ना उसने कि उनकी फेस कौन सी साइड है, तो आपको मान के चलना है कि वो सेंटर की तरफ ही देख के बैठे हुए हैं, मतलब सिंपल जैसे बैठते हैं सारे। अब देखें इसने क्या बोला, U इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ V, U इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ V, मान लो इसको U है ये, ठीक है। अब इसने क्या बोला, U जो बैठा हुआ है, U इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ V, मतलब V के राइट में, V यहाँ पे होगा मान लो, तो यहाँ पे कोई और बंदा होगा, यहाँ पे U बैठा हुआ है, सेकंड है ना, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, U इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ V, तो देखो V का राइट यही होगा ना, इसे खुद को वहाँ पे बिठा लो, जिसकी बात कर रहे हैं उसको खुद वहीं पे बैठ जाओ जाके थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसके बीच में एक बंदा है, यहाँ पे हमें नहीं दिया कौन है, तो यहाँ पे V है, यहाँ पे U है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ,
देखो एक बंदा ये बैठा है, एक बंदा ये बैठा है, ये वाली पोजीशन हमें अभी पता नहीं है, ये यू आ गया, ये वी आ गया, यहाँ तक हमें यही समझ में आया है। अब इसने क्या बोला यहाँ पे कि क्यू इज़ नेबर ऑफ यू, ठीक है। अब क्यू इज़ नेबर ऑफ यू मतलब यू के साथ में कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा है। अब क्यू यहाँ पे भी बैठ सकता है, नेबर में ये भी नेबर है और ये भी नेबर है, मतलब यहाँ पे भी बैठ सकता है क्यू, यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो मैं फिलहाल क्यू दोनों साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, ठीक है। नेबर ऑफ यू बट नॉट ऑफ टी। अब देखो इसने बोला कि टी के साथ नहीं बैठा हुआ, तो हमें पता नहीं है टी कहाँ पे अभी फ़िलहाल। तो ये वाली कंडीशंस इसको डबल अंडरलाइन कर लो कि मुझे ये दोबारा देखनी है, क्यू इज़ द नेबर ऑफ यू बट नॉट ऑफ टी, ठीक है। अब देखो टी कहाँ पे है, टी इज़ द नेबर ऑफ आर। अब ये बोला आर के साथ बैठा हुआ है कौन, टी, हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। अब देखो ये वाला कंडीशन है ना, आपको सब पता चल जाएगा। इसने बोला जो टी है ना वो आर का नेबर तो है, ठीक है, ये हमें बाद में देख लेंगे, लेकिन हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। अब ये बोल रहा है वी के फोर्थ में बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, कहाँ गया यार, टी इज़ द नेबर ऑफ आर, हु इज़ फोर्थ टू द, हाँ टी आपने इसने यहाँ पे बिठा दिया। अब आओ यहाँ पे, इसने क्या बोला था, क्यू इज़ नेबर ऑफ यू, क्यू इज़ नेबर ऑफ यू बट नॉट ऑफ टी। तो मतलब देखो क्यू इज़ नेबर ऑफ यू बट नॉट ऑफ टी, तो क्यू हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते हैं, समझ गए। तो ये क्यू आपका वैसे ही रहेगा, ये क्यू आपका हट गया। इसका मतलब क्यू की पोजीशन फिक्स होगी, वी की फिक्स है, यू की फिक्स है, टी की फिक्स है। अब इसने क्या बोला था, टी इज़ द नेबर ऑफ आर। अब देखो टी के नेबर में कौन है, आर है। अब देखो आर यहाँ पे भी आ सकता है, आर यहाँ पे भी आ सकता है, नेबर ऑफ आर हु इज़ फोटो राइट ऑफ वी एंड एस इज़ एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। अब ये क्या बोल रहा है, एस कहाँ पे है, टी एंड पी के बीच में है। अब देखो टी आपका ये है, टी आपका ये है, और पी कहाँ पे है, देखो टी और पी, देखो यहाँ पे तो पी है नहीं है, इसका मतलब टी और पी यहाँ पे होगा, और टी और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे एस बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे आर नहीं होगा, आर यहीं पे होगा, समझ गए। मतलब इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि आर की पोजीशन कहाँ पे होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारी एस की पोजीशन भी पक्का हो गई है। तो पी क्यू आर एस टी यू वी सबका हमें पता चल गया कि ये ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। हु इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब ये पूछ रहा है हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में ये वी है, वी का राइट कौन सा होगा, ये इधर मुड़ के अगर बैठा तो राइट ही है, लेफ्ट ही है, तो इसका लेफ्ट ही है। तो लेफ्ट पे कितने पे जाना है हमें, हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टी आंसर आ गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना किया गया है यहाँ पे। तो कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, आपको करना क्या है, सारी स्टेटमेंट्स ऐसे लिख भी सकते थे। देखो एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, इसका आसान तरीका। अब इसमें जैसे इसने ये दिया था ना, यू इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो हमारे पास ये स्ट्रांग पोजीशन है, मतलब यहाँ से हमें यू और वी की फिक्स पोजीशन पता चल जाएगी। तो एक तो ये लिख लिया आपने, यू इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ वी। उसके बाद क्यू इज़ द नेबरहुड ऑफ यू। देखो यू के इसने बोला था नेबरहुड है, मतलब क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था। अब आपको करना क्या है, इसमें वो वाली स्टेटमेंट जो बिल्कुल आपको सामने सामने बता रही है ना कि क्या है क्या नहीं है। जैसे इसने बोला था एस इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी, तो मतलब एस यहाँ पे, टी यहाँ पे, पी यहाँ पे, और कोई तो तरीका हो नहीं सकता, एस तो बीच में ही आएगा ना टी एंड पी के। उसके बाद टी इज़ द नेबर ऑफ आर, ठीक है, हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। तो मतलब ये स्टेटमेंट देखो देख के हमें पता चल जाता है। तो सिंपल आपको ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करनी है कि 4 स्टेटमेंट दे के रखी हैं, 4 कंडीशंस बनानी है, उस हिसाब से आंसर निकल जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब हम एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये यूपीएससी सी सेट 2013 में आया था। अब इसमें क्या बोल रही है कि 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अबाउट ए राउंड टेबल, एवरी चेयर इज स्पेस इक्वी फ्रॉम द एडजेसेंट चेयर। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि एक राउंड टेबल पे 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 बंदे हमने बिठा दिए। अब इसने क्या बोला, देखो कंडीशन क्या देखे रखी है, सी इज सीटिंग नेक्स्ट टू ए। तो अब ऐसे कंडीशंस लिख लो पहले, सी इज सीटिंग नेक्स्ट टू ए, या तो ये कंडीशन बनेगी या फिर ये वाली कंडीशन बनेगी, मतलब सी इस साइड पे बैठा है या इस साइड पे बैठा है, तो एडजेसेंट पे ही है, मतलब नेक्स्ट ही है। अब इसने क्या बोला, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, हाँ ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिया उसने, तो नेक्स्ट दिया, तो हमने सी पीछे भी डाल दिया, आगे भी। अब क्या बोल रहा है, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। तो देखो 2 सीट्स कैसे हो सकती हैं, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो मतलब 1 और 2, तो मतलब डी यहाँ पे बिठा के रखा है, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। एक तो इस साइड पे आ गया, दूसरा मैं भी इस साइड पे करता हूँ, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, मतलब ये 2 और यहाँ पे डी है, या तो ये वाला कंडीशन होगा या ये वाला कंडीशन होगा। अभी तक तो हमें यही समझ में आया है, क्योंकि ए और डी के बीच में 2 सीट्स का डिफरेंस है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में 2 सीट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।
तो यहाँ पे भी देखो ए और डी के बीच में 2 सीट्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, बी इज़ नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। अब बी और ए इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब एक मिनट, बी यहाँ पे क्या था, ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। हाँ, अब उसने क्या बोला, बी इज़ नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। अब बी जो है ना वो ए के नेक्स्ट में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है। तो ए बी सी डी, तो ई मतलब यहाँ पे होगा। तो थर्ड तीनों की तीनों कंडीशंस हमारी पूरी होंगी। अब ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो ये देखो इसमें 2 कंडीशंस ने दे के रखी थी, एक था डी इज़ सीटेड नेक्स्ट टू बी। देखो डी इज़ सीटेड नेक्स्ट टू बी, ये भी सही है। दूसरी कंडीशन इसने दूसरी स्टेटमेंट दे के रखी थी कि ई इज़ सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज़ सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज़ सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये 3 कंडीशंस के हिसाब से नीचे 2 स्टेटमेंट दे के रखी थी, वो दोनों स्टेटमेंट्स फुलफिल हो रही थी। तो यही था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम करें, ये वाली प्रैक्टिस सेट एक बार ट्राई कर लें। इसमें मैंने क्वेश्चन दे के रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लें आप, तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने में, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट में ये देख लें, एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये सॉल्व कर लें, एक स्टेटमेंट टाइप है, फिर नीचे ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे ही है, फर्स्ट के बेसिस पे ही, हो ज़्यादा इमीडिएट नए बर्फ़ के हो, तो ये इसी के डायरेक्शन के बेसिस पे, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाएंगे। फिर ये 5 से 7 बेसिस पे ये निकल जाएंगे आपके। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन ये आपके निकल जाएंगे इसके बेसिस पे, और 10 12 यहाँ से। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, आपने एक बार ये कर लिया तो। थैंक यू सो मच। तो आप साथ में एक काम कर सकते हैं, देखो आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। हर एक जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाया ना 6 के 6, सब में प्रैक्टिस सेट साथ साथ करते रहो, ताकि आपके क्वेश्चंस भूले ना। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं। और बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक बार रूल समझ लो, उसके बाद अपना तरीका निकालो उसमें, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा मेरे लिए यही बेस्ट है, मैं ऐसे करूँगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।